बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए प्रोग्राम के साथ शराज खान हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम आवाम के लिए, आवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस क्या है, न्यूरो सर्जन का काम क्या होता है। आज मेरे साथ सीनियर डॉक्टर हसन साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि न्यूरो सर्जन का असल मकसद क्या है, दवाई क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। कम से कम अपने सरकारी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, वहां पे भी डॉक्टर मौजूद होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से आज जानेंगे कि कैसे करना चाहिए, न्यूरो सर्जन का काम क्या है, जब वो पेन हो किस तरह की पेन होगी, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आजकल जो चीजें आप देखते हैं कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये भी एक सदका जारिया है, उसके लिए आपके पास आए थे। आपके कीमती टाइम देने का शुक्रिया। सर बताइएगा, डॉक्टर न्यूरो सर्जन का असल मकसद क्या है? देखें, ये जो आपने सवाल किया ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम पेरिफेरी में जाते हैं, बाकी शहरों में जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि न्यूरो सर्जन करता क्या है। जैसे एक मरीज़ की मुझे कॉल आई और उसने मुझे कहा कि मैदे का न्यूरो सर्जन बता दें। तो न्यूरो सर्जन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो आपकी दिमाग की, मोरों की, नसों की, पट्ठों की ऐसी बीमारियों को डील करता है जिसका ताल्लुक सर्जरी से है, जिसके हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे दिमाग की किसी को रसोली है, खून की नालियों का गुच्छा बना हुआ है, या फिर हराम मगज की रसोली है, मोरों का फ्रैक्चर हुआ है, सर की चोट हुई है, लगी हुई है, यानी कि ऐसी बीमारियों से डील करता है जिसका इलाज सर्जरी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी ये बात बड़ी अच्छी की है कि जब बंदे के सर पे चोट लगती है, और कैसी चोट लगे तो न्यूरो सर्जन से रब्ता कर लेना चाहिए। अब देखें, आपके पास आम रूटीन में क्या होता है, लोग हेलमेट्स वगैरह यूज़ नहीं करते, बाइक से गिरते हैं, हेड इंजरी होती है, बेहोश होते हैं, बेहोशी की हालत में फिर इमरजेंसी में आते हैं। तो इमरजेंसी में जैसे ही इमरजेंसी में लैंड करते हैं तो पहला काम क्या होता है, उनका सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में देख के हमें पता लग जाता है कि न्यूरो सर्जिकल केस है या नॉन न्यूरो सर्जिकल केस है। अब सर की चोट लगी है, अब सर की चोट लगने में क्या क्या हो सकता है, खोपड़ी आपकी फ्रैक्चर हो सकती है, हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, दिमाग की, खून का लोथड़ा बन सकता है, ठीक है। इसी तरह पानी की थैलियों में खून आ सकता है, जिससे आपको पता लगता है कि इसका न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो ऐसे हालात में जिसमें हेड इंजरी हो, सर की चोट हो, उसमें आपको न्यूरो सर्जन के पास आना होता है। ट्यूमर हो गया, वो कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं ऐसे ही सिसक के अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। क्या आजकल पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि सर्जरी ट्यूमर की आसानी से हो रही है? कितना टाइम लग जाता है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया में हो रही हो और पाकिस्तान में ना हो रही हो। जदीद रोबोटिक तरीके से आपकी स्पाइन की भी सर्जरी हो रही है, जदीद रोबोटिक तरीके से आपकी दिमाग की रसोली की भी सर्जरी हो रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप एग्जैक्टली दिमाग के उस हिस्से में पहुंच सकते हैं जहां तक पहले पहुंचना नामुमकिन था, विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग, यानी कि बगैर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए दिमाग के डीप से डीप स्ट्रक्चर तक आप पहुंच सकते हैं और रसोली का कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जब किसी का ऑपरेट दिमाग का होता है, क्या वो पाकिस्तान में जो चीज़ें देखते थे, शुरू से सुनते हैं ना, अभी भी लोगों को पता है, उनके जेल में वो टांके लगा दिए जाते हैं, क्या लेजर सिस्टम से अब काम शुरू हो गया? जो स्टिचिंग करते हैं, नहीं, स्टिचिंग जो है वो तो अभी भी वैसे स्टिच लगते हैं, लेकिन स्टिचेस नए आ गए हैं। पहले होता था वो टांके लगते थे, 14-15 दिन तक लगे रहते थे और फिर निकालने पड़ते थे। अब क्या हो गया, अब ये है कि ऐसे स्टिचेस आ गए खुद ब खुद अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा स्टिचिंग में तो कोई लेजर यूज नहीं होता, लेकिन स्टिचेस की क्वालिटी जो है वो पहले से बेहतर हो गई है और नए स्टिचेस आ गए। आपका कहने का मतलब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इस फील्ड में? पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, लोगों को आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में ना हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ थी जो देखें हर घर में बीमार है, देखें साइको को पेशेंट बंदा बन जाता है सोच सोच के, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। अच्छा कई दफ़ा देखा है, ये सबसे जो अफेक्ट करती है गुर्दों का मसला, मेरे ख्याल से सबसे पहले जो बीमारी लगती है किसी को, उसमें गुर्दों का असर के बाद जब मैं देखता हूँ वो पैरालिसिस हो जाते हैं, टांग काम करना छोड़ दी, उसमें होता कोई ऐसा काम? उसमें बेसिकली लोगों एक्चुअली होता ही है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है। बेसिकली मरीज को फालिज का अटैक हो रहा होता है, और फालिज का अटैक कैसे शुरू होता है, किसी को छोटे अटैक से शुरू होता है, यानी कि छोटी सी चीज़ जो होती है ये सुन्न होना शुरू होती है,
किसी को क्या होता है कि थोड़ा हल्का सा लकवा होता है, किसी को क्या होता है कि बाजू हल्की सी वीकनेस आती है, वो समझते हैं शायद हमें कोई कमज़ोरी आ रही है, मैंने आज क्या कहते हैं खाना सही नहीं खाया, जाके वो ड्रिपें लगवा लेते हैं, और जब ड्रिपें लगवाते हैं उसके बाद मज़ीद काम ख़राब हो और बंदा मजबूर है। जो सिंपल एक चीज़ होती है फालिज का अटैक हो जाना, किसी चीज़ का सुन्न हो जाना, वो किस तरीके से पता चलेगा ये वाकई ये सुन्न होना था कि फालिज का अटैक हो रहा है इसको? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। उसकी वजह ये है कि हमारे घर में, सबके घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, और जब उनको ये अटैक शुरू हो रहा होता है हमें पता ही नहीं होता कि हो क्या है। हम पहले यही समझते रहते हैं कि यार अब्बा जी ने आज पानी नहीं पिया, आज अम्मा जी ने खाना नहीं खाया, तो इस वजह से इनको कमज़ोरी आ रही है। फालिज की अलामात जो हैं वो किसी में तो फ़ौरन से आ जाती हैं कि फ़ौरन ही आपका चेहरा टेढ़ा भी हो जाता है, बाजू कमज़ोर भी हो जाता है, टांग कमज़ोर भी हो, ज़ीरो पावर हो जाती है, और बेहोशी की हालत में आप हॉस्पिटल में आते हैं। और बाज़ लोगों में पहले आपको कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिलती हैं, यानी कि आपका जो चीची है वो सुन होना शुरू होगी, हल्की हल्की आवाज़ लड़खड़ाना शुरू होगी, ज़बान लड़खड़ाना शुरू होगी, चेहरा किसी का थोड़ा सा सुन्न होता है फिर ठीक हो जाता है, किसी का ट्रांजिट इस्केमिक अटैक्स हो रहे थे, यानी कि थोड़ी देर के लिए कमज़ोरी आती है फिर ठीक हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सुन्न होता है फिर ठीक हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत अलामात है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि इसको इग्नोर नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। अगर आपको कहीं पे भी हल्की सी भी कमजोरी आ रही है, हल्का सा भी आपको फील हो रहा है कि यार मेरा ये बाजू पहले जैसा नहीं है, ये साइड डिफरेंट मुझे आज लग रही है, ये चेहरा मेरा थोड़ी देर के लिए सुन्न हुआ है, तो उसको आपने हल्का नहीं लेना, फौरन से अपने नियर बाय जो भी अच्छा डॉक्टर उसको लाजमी दिखाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसी हवाले से है कि कहते हैं लेफ्ट और राइट फालिज का अटैक किस साइड पे हो तो ज़्यादा खतरनाक है? इसका ऐसा साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। लेफ्ट साइड का राइट साइड का जो है ना, उसमें होता है कि आपकी आवाज़ जाने के, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी राइट साइडेड अगर आप हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपका जो डोमिनेंट एरिया है ना ब्रेन का, वो लेफ्ट साइड है, यानी कि आपकी जो स्पीच है, बोलना जो है, वो फिर लेफ्ट साइड कंट्रोल कर रही होती है। तो अगर लेफ्ट साइड का आपको फालिज हुआ है तो उसके साथ सिर्फ आपको कमज़ोरी नहीं आती, आपको बोलने का भी मसला होता है। तो लेफ्ट साइड का तो लाइफ के लिए तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन उसमें आपका डेफिसिट ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड में। डॉक्टर साहब, कोई एक होता है जब बंदा डॉक्टर की फील्ड में आता है और जब डॉक्टर बन जाता है, कोई ऐसा वाकया होता है कॉलेज दौर में, या आप जब आए थे डॉक्टर बन के, एक ज़हन में आता ना कि यार ये वाला लम्हा मुझे नहीं भूल सकता। मेन कोई अच्छी यादें भी होती हैं, कोई मज़ाहिया पेशेंट्स भी होते हैं। तो एक तो मज़ाहिया ये जो मैंने शुरू में बताया कि एक ललिया की पेशेंट थी, उसकी मुझे कॉल आई और उसने कहा कि जी मेदे का न्यूरो सर्जन बता रहे हैं। दूसरा इसी तरह एक वो पेरिफेरी का एक पेशेंट था, तो उसको मेडिसिन, उसको सिंपल गर्दन में दर्द थी, उसे पहले एक दवाई चलाई, फिर दूसरी चलाई, और 2 हफ्ते के बाद आई डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रही, फिर तीसरी चलाई, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रही। तो वो चौथे हफ्ते जब वो मुझे चेक करवाने आई तो कहती है कि डॉक्टर साहब आपकी दवाइयों से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं डाल्डा ऑयल गर्दन पे लगाती हूँ तो मैं फ़ौरन ठीक हूँ। अच्छा जी, ये कि आज डालडा की मतलब प्रमोशन कर रहे थे डॉक्टर साहब, लेकिन मिथ है। और ये ऐसी है जैसे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, मेरी खाला का ऑपरेट हुआ था, फूफो की ताई का, मामी का ऑपरेट हुआ था, वो अब तक बिस्तर से उठ नहीं सके। तो ये एक मिथ है, इसके रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इससे भी स्पाइन में भी हमारे पास जो है जदीद गैजेट्स आ चुके हैं। पहले ओपन सर्जरीज होती थी, पूरी पूरी कमर खोल देते थे, मशीनें होती नहीं थी। अब क्या है कि अब आप माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं या आप एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जदीद मशीनरी के जरिए एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे मसला होता है। और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए जो आपको नस नजर नहीं आती आम आंख से, वो बड़ी होकर नजर आती है, जिससे उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरीके से जब आप एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे होते हैं तो उससे तो विजन और ब्रॉड हो जाती है, तो वो मजीद सेफ हो जाती है। तो ये जो मिथ है कि जी हम पहले उठता नहीं है, बिस्तर में पड़ा रहता है, तो ये बात याद रखें, जो मरीज चल के जाता है उसके चल के जाने के चांसेस 95% से ज्यादा है। जो मरीज आता ही चारपाई पे है, जो आता ही व्हील चेयर पे है, तो फिर उसके ठीक होने के, चल के वापस जाने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। तो स्पाइन सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो टाइम है, कि जब डायग्नोज हुआ टाइमली, एक तो डायग्नोज हो और फिर टाइमली उसका इलाज हो, चाहे सर्जरी है, चाहे फिजियोथेरेपी है, चाहे रेस्ट है, चाहे मेडिसिन है, चाहे इंजेक्शन है। जी, आज का जो प्रोग्राम था वो आम के लिए अवेयरनेस देना था कि आज आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमेशा
MBBS डॉक्टर के पास जाएं, करीबी हॉस्पिटल के पास चले जाएं, क्योंकि आज का काम था कि अवाम को बताना कि सर की पेन को इजी ना लें, हाथ की उंगली को सुन होने को इजी ना लें, फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर के पास जाए, कम से कम MBBS डॉक्टर के पास जाए। न्यूरोसर्जन का काम जो है उसी करने थे, मैदे के कैप्सूल नहीं देते, ये इनका काम एक अलग है, ये हर घर में मौजूद है। कमजोरियां जैसे हमारी खुराकें हैं और जैसा हमारा चलना फिरना है, जब भी कोई ऐसी इंजरी दिमाग में हो, जब आप गिरते हैं, चोट को ये ना समझे कि ये छोटी सी चोट है, ये गिल्टी बन गई है, नहीं, फौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल देखिए, अगर आपके पास करीबी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल हर जगह पे मौजूद है, वहां पे जाएं, सिटी स्कैन और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जिला पंजाब जो मरियम नवाज है, बड़े अच्छे मैंने देखे हैं कि हॉस्पिटल में जाता हूं, वहां पर सिटी स्कैन भी मौजूद है। अगर दूर दराज से भी अगर आते हैं तो वहां पे भी आपके हॉस्पिटल मौजूद है, डॉक्टर बैठे हैं, इनसे आप इनकी वीडियोस देखेंगे, उनमें आपको कई चीजें मिलेंगी जिस हम हैं, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, जब हम चले हमारी यादें रहेंगी, डॉक्टर साहब के ये मशवरे आपके काम आएंगे। इसी के साथ मुझे भी देगी इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।